दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो ना बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि इस बार अनसेलेक्टेड रह गए 2024 में, या फिर वो पहले से ही मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं बट अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है अच्छी पोस्ट पे जो उन्हें चाहिए। जो भी उनका आपका जो भी ड्रीम पोस्ट है उस पर अगर आप अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हुए हो। मैं आपको कुछ इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने प्रिपरेशन में, अपनी स्ट्रेटजीज़ को अगर इसके हिसाब से कुछ आप मॉडिफाई करते हो तो आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा इसका ज़रूर मिलेगा। वो चीज़ें मैं बताऊंगा जो मैंने खुद से करके देखा है और ये सारी की सारी चीज़ें वर्किंग हैं। आप समझो कि मैं ऑलरेडी वर्किंग था एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CGST में, फिर भी मैंने उसके बाद भी इस एग्ज़ाम को क्लियर किया दोबारा 2024 वाला, और इस बार मुझे SOCSS मिला है। तो और आपको मैं स्कोर बता दूं तो ये देखो मेरा स्कोर है। मैथ में मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो भी मेरा गलत नहीं था, मैंने छोड़ा था। वो मुझे इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उस टॉपिक को मैंने हमेशा से छोड़ रखा था, मैंने कभी भी उसे कवर ही नहीं किया था। ठीक है, मैंने कभी भी मतलब कवर नहीं किया था। वो ट्रायंगल का होता है एक्चुअली, एक पार्ट है जो मेरा कभी भी मतलब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, तो मैं छोड़ दिया था। कुछ चीज़ें होती हैं आपको जो छोड़नी चाहिए, जो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना पढ़ने की कि आपको हर एक टॉपिक, हर एक सिलेबस को पूरा का पूरा कवर करना है। तो मैं आपको यही आज बताने वाला हूँ कि आप क्या करो क्या ना करो, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप खुद ही मेरा स्कोर देखो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं आपको ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो कि आपको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या हो सकता हो आप करते हो ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो रीजनिंग में मेरा सारा का सारा सही था, बस एक क्वेश्चन गलत था, वो भी टेंटेटिव आंसर की में, वो जो था ना क्रिन वाला क्वेश्चन, तो वो मेरा गलत था। क्योंकि टेंटेटिव में, क्योंकि मैंने उसमें 1 लगाया था। इसमें मैंने ये लॉजिक लगाया कि लास्ट ईयर 2023 वाले एग्ज़ाम में इन्होंने 1 आंसर माना था ओके डोके वाले क्वेश्चन का, तो मैंने वही सोच के 1 लगा दिया कि ये भी इसमें से भी हो सकता है ये लोग कुछ ना कुछ वर्ड निकाल के लेते हैं। तो इनिशियल आंसर की में इन्होंने 0 माना था बट फाइनल में इन्होंने 1 मान लिया। तो आई थिंक क्रिन या रिंक कोई एक वर्ड अराइज होता है, फ्रेंच या इंग्लिश क्या है वो मुझे इतना नहीं उसमें हुआ है, बट ये बन गया। तो इसकी वजह से मेरा ये भी सही हो गया और पूरा का पूरा फुल स्कोर हो गया मेरा रीजनिंग में। और मैथ में एक क्वेश्चन सिर्फ मैंने छोड़ा हुआ था, तो वो मैं आपको बताऊँगा कौन सा था। आई थिंक एक ट्रायंगल का था, वो मैं क्लिक करा क्या था ना वो समझो। देखो मैथ के लिए जैसे कि आप 3 कैटेगरी में से किसी एक में लाई कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन अभी वीक लेवल पर है, या तो आप मॉडरेट लेवल पर हो, और या तो आप पूरा का पूरा अब प्रिपेयर कर चुके हो। मतलब एक बार आपने सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कर रखा है, बट हो सकता हो आपके मॉक में नंबर ना आते हों, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो जैसे कि मान के चलो कि अभी एग्ज़ाम में मार्च तो ख़त्म हो रहा है, आई थिंक 2-3 महीने के आसपास बचा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब आप पूरा का पूरा कर डालोगे, बट ये वीडियो बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी जो 24 वाला अटैम्प्ट दिए थे और उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, तो उन्हें को क्या चेंज करना चाहिए अपने उसमें प्रिपरेशन में, वो मैं बेसिकली बताता हूँ। देखो क्या करो ना कि अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की तो रीजनिंग मुझे ऐसा लगता है कि देखो SSC की जो रीजनिंग है ना वो कुछ बहुत ही ज़्यादा टफ़ नहीं है, वो मतलब मॉडरेट साइड में है। अगर आपको असर्शन वगैरह आप एनालिसिस कर ले जाओ तो बाकी का जो चीज़ें हैं, जो भी मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग है बेसिकली, वो उसमें कुछ इतना बड़ा वो नहीं है, वो आप हैंडल कर सकते हो। आप रिस्क ही मत लो। रीजनिंग में मान के चलो कि 30 क्वेश्चन है, ये मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, प्री के लिए नहीं। तो देखो 30 क्वेश्चन होते हैं आपके रीजनिंग के, तो आप इसमें ये मान के चलो कि बहुत हुआ तो आपका एक गलत होगा, बाकी 29 तो आपको सही करने ही करने हैं रीजनिंग में, क्योंकि ये वो पार्ट है जो आपको मार्क्स आपके बनाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको रिस्क लेना ही नहीं है, रीजनिंग में आपको सारे के सारे सही करने हैं, या बहुत हुआ तो 29। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ होगी सिर्फ और सिर्फ मॉक से। देखो टेक्स्ट बुक उठा लो, टेक्स्ट बुक उठाओ और टेक्स्ट बुक पे जितने टॉपिक हैं, मतलब कि टॉपिक वाइज सारा का सारा कर डालो, एक भी छोड़ो ही नहीं। ठीक है, एक भी मत आप लीव करो, और आपको तभी एहसास होगा कि वो कौन से क्वेश्चन है रीजनिंग के जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उन्हीं का सोल्यूशन भी देखो, ये नहीं कि आप कहीं भटक रहे हो, उन्हीं का सोल्यूशन देखो वो कैसे कर रहे हैं। अब जैसे कि डाइस वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये सब तो मतलब मान के चलो कि खुद से आप अगर करने लगे, कुछ क्वेश्चंस अगर कर डाले अटेम्प्ट, तो खुद ही आपका तरीका डेवलप हो जाएगा कि आप कैसे इसे कर पा रहे हो। जब बल्कि अगर कोई आपको एक टीचर बताए
कि आप डाइस कैसे करो, या फिर ये पजल वाले जो होते हैं इन सब क्वेश्चंस को, जो ये फिगर्स वाले होता है, फिगरल एनालॉजी, ये सब कैसे सॉल्व करो, ये अगर आपको कोई टीचर बताएगा ना तो आपको लगेगा कि सारा हो जाएगा, बट आप जब करने जाओगे तो आपसे नहीं होंगी चीज़ें। तो आप धीरे धीरे ये चीज़ें सही होने लगेंगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस से ही हो सकता है। आप लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करो, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, तो फिर उससे क्या होगा कि आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और तभी आपका सेल्फ जो है ना, आपका जो खुद का दिमाग है वो एक तरीका डेवलप कर लेगा, एक मेथड उससे डेवलप होगा, और उसी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, वही आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। बाकी रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि किसी टीचर का बताया हुआ कुछ ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ने वाला है। अगर मैं मैथ की करूँ, मैथ की सबसे सिंपल स्ट्रेटजी यही थी। अगर मैं मान के चलूँ कि आपने कुछ भी पढ़ रखा है मैथ का, इफेक्टिव मेथड है कोई भी एक बुक उठाओ मैथ की, जिसमें सबसे पहले आप सीजीएल का सिलेबस उठाओ, सिलेबस के सारे टॉपिक लिख डालो। ठीक, सारे टॉपिक लिख लिया जितने हैं सिलेबस में, मतलब कि जैसे मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री लिखा है तो ट्रिग्नोमेट्री को बाइफरकेट कर लो, जितने भी उसने सीजीएल के नोटिफिकेशन में जितना टॉपिक लिखा हुआ है सबको आप लिख डालो, एक एक करके सबको कवर करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं, इनसे रिलेटेड जितनी भी किसी भी बुक में कोई भी। अच्छा, मैंने एक दिशा पब्लिकेशन की बुक होती है, उसके अलावा मैथ्स के लिए कुछ भी नहीं यूज़ किया था, तो दिशा की एक बुक होती है, वहाँ से उठाओ इनके सारे के सारे फार्मूले जितने हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से फार्मूलेज लिख रखे हैं, उठा के उसे लिख लो। ऐसी बुक मत लेना जिसमें फार्मूले शॉर्ट करके लिखे हुए हों या फिर शॉर्ट ट्रिक्स लिखी हों, ये सब कभी नहीं काम आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई ऐसी बुक लो जिसमें शॉर्ट में फार्मूले लिखे हों। आपको करना क्या चाहिए कि बस उठाओ और कोई एक बुक उठाओ, उस बुक से फार्मूले एक्सट्रैक्ट करो और अपनी 4 से 5 पेज की एक नोट्स बना लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूले लिखे होंगे टॉपिक वाइज ऊपर से। ठीक है, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस लिखा है, हाइट एंड डिस्टेंस के नीचे जो भी उसके 2-3 चीज़ें हैं उस बुक में जो दिया हुआ है वही आप निकाल के रख लो। एसएससी उससे बाहर से कहीं कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अब करना क्या है, टेक्स्ट बुक उठाओ और एक एक टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस करने शुरू कर दो, और फिर फुल मॉक, जितने मॉक दिया हो इसने सारे के सारे कर डालो अटेम्प्ट। और ऑलिव बोर्ड का भी सब्सक्रिप्शन आपको ज़रूर ले लेना चाहिए, और सारा का सारा आप टेस्ट कर डालो मॉक। ओनली वन थिंग कैन हेल्प यू इन क्लियरिंग द सीजीएल एग्ज़ाम, एंड दैट इज़ मॉक टेस्ट, नथिंग एल्स। देखो, पढ़ाई हर कोई कर रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, और हर कोई फार्मूले निकाल रहा है, फार्मूले सबके लिए सेम है, मैथ कोई चेंज तो किसी के लिए हो नहीं रही है। क्लियर किसका होगा, जो पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेगा उसी टाइम के अंदर में, उसी 60 मिनट में जो मैथ और रीजनिंग को करके ख़त्म कर देगा, सारे के सारे क्वेश्चन उसी का सिलेक्शन होगा। ये चीज़ कैसे होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। प्रैक्टिस कहाँ पे करना है, टेक्स्ट बुक या फिर ऑलिव बोर्ड। और मैं तीसरा कुछ सजेस्ट भी नहीं करूँगा, और ना तो तीसरे किसी की ज़रूरत भी है। ये नहीं कि आप कहीं गए और अपार टफ वो उठा लिया, कोई क्या बोलते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ उठा लिया और करने बैठ गए और नंबर नहीं आया, फिर डिमोटिवेट हो गए। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, पर सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। बुक्स उठाइए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और कोई भी तोड़ नहीं है। बाकी मैंने जो भी PDF मैंने जो भी अपने नोट्स बनाए थे मैथ्स के लिए, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।